तो आपने पढ़ा हुआ था 11th क्लास में कि मिनिमम हमें 7 लोग चाहिए प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी बनाने के लिए। पढ़ा था? याद है कि नहीं है? और मिनिमम पेड अप कैपिटल चाहिए बेटे 5 लाख रुपए की। इससे हमारी कंपनी बनके तैयार हो जाती है 7 पीपल्स के साथ। लेकिन पब्लिक कंपनी जनरली पब्लिक से पैसा रेज करती है। ठीक है? किसके थ्रू? प्रोस्पेक्टस के थ्रू। प्रोस्पेक्टस के थ्रू पैसा इशू करने का मतलब है कि कंपनी इशू कर सकती है शेयर्स टू पब्लिक। अब शेयर्स टू पब्लिक का क्या मतलब है वो देखो। मान लीजिए कि किसी कंपनी की कैपिटल है 10 लाख रुपए और ये कंपनी चाहती है कि पब्लिक से पैसा रेज करके चलाए, यानी कि पब्लिक कंपनी बनाए। अब बेटा जी मैं अगर एक आदमी से जाकर 10 लाख रुपए मांगू तो क्या वो मुझे देगा? नो सर। नो सर। अब ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करूं? किसी भी एक आदमी से जाकर अगर मैं कहूं कि मुझे 10 लाख रुपए दे दो तो वो नहीं देगा। नहीं देगा ना? अब क्या कर सकते हैं हम? तो वो मेरे पास आए, मुझसे पूछा बताओ सर मैं क्या करूं। मैंने कहा एक काम करो, इस कैपिटल के ना टुकड़े कर दो और इन टुकड़ों को बोलो शेयर। क्या बोलो? यानी कि आपकी जो कैपिटल है वो शेयरिंग के थ्रू आएगी। कैसे आएगी? शेयरिंग के थ्रू। तो एक कैपिटल बराबर हमने कहा कि 10 रुपए के होगा। कैपिटल का एक शेयर जो है वो हम कितने का बनाएंगे बेटे? 10 रुपीज। 10 रुपए का। अब हमारे पास कितने शेयर्स हो गए? सर हमारे पास टोटल शेयर्स हो गए 1 लाख। तो 1 लाख होगा ना। कॉमन गलत लगा दिया हमने, है ना? 1 लाख। ठीक है? इंटू 10। अब 1 लाख लोगों से 10-10 रुपए मांगूंगा तो आसानी से दे देंगे कि नहीं दे देंगे? बोलो। यस सर। इसी को बेटा हमने बोला कि ये कैपिटल जो है ये हमारी शेयर कैपिटल हो गई। यानी कि हम जो कैपिटल बना रहे हैं उसके हमने 1 लाख शेयर्स कर दिए। 1 लाख शेयर ऑफ 10 इंच कि सर 1 लाख शेयर्स हो गए हमारे 10-10 रुपए। पब्लिक अब इन्वेस्टमेंट करने में आप पर ट्रस्ट करेगी। समझ गए? क्योंकि हम पब्लिक कंपनी चला रहे हैं तो सारा पैसा पब्लिक का लगा होगा और पब्लिक का ट्रस्ट वर्दी होना बहुत जरूरी है। पब्लिक अगर आप पे ट्रस्ट नहीं करेगी तो आपका कभी इशू सक्सेसफुल होगा ही नहीं। आपका इशू हमेशा फेल हो जाया करेगा। ठीक है बेटे? तो जो कैपिटल है वो शेयर कैपिटल से बनी है, मतलब कैपिटल शेयरिंग अमाउंट अमाउंट से बनी है। इसीलिए इस कैपिटल को हम शेयर कैपिटल कहते हैं। ठीक है? आपने अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस की अलग अलग कैपिटल्स पढ़ी हैं। जैसे कि प्राइवेट कोई फर्म थी तो उसमें क्या बोला था आपने? पार्टनरशिप फर्म जो थी उसके अंदर आपने कैपिटल बोला था। जब आप एनपीओ पढ़ रहे थे तो आपने जर्नल फंड या कैपिटल फंड या कॉर्पस पढ़ा था। अब आप कहाँ पे आ गए बेटे? कंपनीज में आ गए, तो यहाँ पर हम शेयर कैपिटल बोल रहे हैं। ठीक है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज में शेयर अमाउंट होता है, शेयर मनी कह लो। तो क्योंकि वहां भी शेयरिंग होती है तो शेयर्स नहीं कहते, हम शेयरिंग अमाउंट बोलते हैं। ठीक है बेटे? बात समझ में आई? तो बेटा जी सिंपली हमें जाना है पब्लिक में और पब्लिक में जाकर शेयर्स इशू करना है। तो कंपनी जो है वो शेयर्स दो तरह से इशू करती है। अब पहले कुछ और बातें जान लेते हैं, फिर कैसे पता करेंगे कि दो तरह से करती है उसको देखेंगे। ये जो 10 रुपए है ना, जिसे हमने 10 रुपए बोला, कंपनी इसको, कंपनी क्या हम भी बोलेंगे, इस वैल्यू को बेटा बोलते हैं हम पार वैल्यू। क्या बोलते हैं? पार पार वैल्यू। वैल्यू।
या फेस वैल्यू? ई बन जा। हाँ, पार वैल्यू या फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब कि जितने का है वो वैल्यू, इससे ना कम ना ज्यादा। ठीक है बेटे। और पार वैल्यू फेस वैल्यू, तो इसके जगह पे नॉमिनल वैल्यू भी यूज कर सकते हो। तो कंपनी जो है वो शेयर्स को दो तरीके से इशू करती है। एक इशू करती है बेटे एट पार, और एक इशू करती है एट प्रीमियम। पार और प्रीमियम में बेसिक डिफरेंस ये है कि जैसे 10 रुपए के शेयर्स हैं, तो यहां पर इक्वल टू 10 रुपए आपकी प्राइस होगी शेयर की। ठीक है बेटे। लेकिन अगर आप प्रीमियम पे इशू करोगे तो आपका जो पैसा होगा वो 10 रुपए से बड़ा होगा हमेशा। समझ गए? यानी कि 10 रुपए के शेयर्स आपको हो सकता है 11 में मिले, या हो सकता है 10,000 रुपए में मिले। यानी कि 10 रुपए पर 9,990 रुपए हमने क्या कर लिया बेटे, प्रीमियम मांग लिया। तो प्रीमियम मांगने की कोई एक्स्ट्रा लिमिट नहीं होती है। समझ गए? जो प्रीमियम हम मांगते हैं शेयर होल्डर से, उसकी कोई भी एक्स्ट्रा लिमिट नहीं होती है। ये हम जितना चाहे उतना मांग सकते हैं। 1 रुपए के शेयर पर 1,00,000 रुपए प्रीमियम भी मांगा जा सकता है। बात समझ में आई? तो कंपनी बेटा शेयर्स दो तरीके से इशू करती है। कैसे कैसे? बोलो सर। एट पार एंड एट प्रीमियम। पार और प्रीमियम में डिफरेंस क्या है, समझ में आ गया? बोलो। Yes. अब एक चीज देखिए, आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि सर 10 रुपए की चीज है, कोई मुझे 11 रुपए क्यों देगा? उठा नहीं? बोलो। 400। कौन है ये 400 वाला? सवाल उठता है वाई कंपनी इशू शेयर्स एट प्रीमियम। और चलो, कंपनी का तो फायदा है, कंपनी को एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं। पब्लिक इतनी बेवकूफ कैसे हो गई कि वो प्रीमियम पे पैसा लगा रही है? मतलब 10 रुपए की चीज के 11 रुपए ले रही है और पब्लिक दे रही है, ऐसा क्यों? जनरली लोग इसका आंसर देते हैं कि सर गुडविल। कंपनी जो है वो अपनी गुडविल के बदले पैसा लेती है। ठीक है बेटे। लेकिन इसका एक दूसरा आंसर भी है। आपने स्टॉक एक्सचेंज का नाम सुना होगा, सुना है कि नहीं सुना? Yes, sir. हमारे इंडिया में दो बड़े स्टॉक एक्सचेंज है जिनका नेशनल वाइज टर्मिनल है, एक एनएससी और एक बीएसई। सुना है नाम? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। कौन कौन से? नेशनल स्टॉक National एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। यहां पर शेयर्स बेचे जाते हैं बेटे। मतलब कोई भी कंपनी जब पहली बार शेयर्स इशू करेगी तो प्राइमरी मार्केट में करती है। उसके बाद चली जाती है बेटा वो कहाँ पे, एनएससी और बीएसई में। किसी एक पे तो आपको अपनी कंपनी के शेयर्स रजिस्टर्ड कराने ही पड़ेंगे अगर आप पब्लिक कंपनी है तो, या तो एनएससी में या बीएसई में। ठीक है बेटे। इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट के अंदर आपके शेयर्स खरीदे बेचे जाते हैं। मतलब कंपनी को कोई लेना देना नहीं है, कंपनी ने शेयर्स इशू किए और ले जाकर कहां रख दिया बेटा? बोलो। कंपनी secondary ने शेयर market. इशू किया और सेकेंडरी मार्केट में लिस्ट करा दिया। अगर कंपनी के पास वो शेयर्स रहेंगे ना और कंपनी शेयर में डील करेगी, तो बेटा डेली मेंबर्स चेंज होते हैं, है ना? आज मेरे पास पैसे थे तो मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया रिलायंस में, कल मेरे पास पैसों की जरूरत पड़ेगी तो मैं वापस बेचना भी चाहूंगा। तो कंपनी इस अफेयर से बचना चाहती है हमेशा। इसीलिए कंपनी को शेयर्स कहाँ रजिस्टर्ड करा देते हैं?
कंपनी को ऑप्शन मिल गया कि आप अपने शेयर्स को एनएससी या बीएसई में कहीं भी रजिस्टर्ड कराना ही पड़ेगा। और ये बेटा कंपलसरी होता है कि हर कंपनी जो पब्लिक इशू करती है, यानी कि जो पब्लिक से पैसा उठाती है, उसको कम से कम दोनों में से एक में तो रजिस्टर्ड कराना ही पड़ेगा। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं करा रहे हैं, इसका मतलब वो शेयर इशू कर ही नहीं सकते। तो मार्केट सर में, दोनों में भी करा सकते हैं? हाँ, दोनों में भी करा सकते हो। इसके अलावा जो आपके रीजनल स्टॉक एक्सचेंज है उसमें भी करा सकते हो। रीजनल स्टॉक एक्सचेंज है दिल्ली का स्टॉक एक्सचेंज है दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, बिहार का मगध स्टॉक एक्सचेंज, लखनऊ का मतलब यूपी का लखनऊ स्टॉक एक्सचेंज। हर स्टेट का अपना अपना होता है। कलकत्ता का कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज, बंगाल का। तो हर स्टेट का अपना अपना स्टॉक एक्सचेंज भी है, इसे रीजनल स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। ये जो दोनों स्टॉक एक्सचेंज है ये नेशन वाइज टर्मिनल रखते हैं, मतलब पूरे कंट्री में कहीं से भी आप इन्वेस्ट शेयर ट्रेडिंग कर सकते हो। समझ गए? तो यहां पर बेटा डिमांड सप्लाई फोर्सेस काम करती हैं मार्केट के अंदर। डिमांड सप्लाई फोर्सेस जब काम करेंगी तो आपके जो शेयर्स हैं उसके प्राइस बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं, हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो बेटा जी आपने मान लीजिए कि एक मार्केट में आपने ऑलरेडी अचीव कर रखा है इक्विलिब्रियम लेवल। याद है डिमांड सप्लाई का इक्विलिब्रियम कैसे बनता था? ऐसे ही बनता था ना? यस सर। ठीक है। तो डिमांड और सप्लाई का इक्विलिब्रियम ऑलरेडी बना हुआ है और एक प्राइस हमारी डिसाइड हो रखी है। ठीक है, अब सुनिएगा जरा ध्यान से कैसे होता है ये। मान लीजिए 10 रुपए के शेयर लिस्ट हुए और आज सुबह मैंने 10 रुपए के 100 शेयर खरीद लिए थे। तो मैंने कितना पैसा इन्वेस्ट कर दिया? 1000 रुपए। ठीक है बेटे, दोपहर में मैं चाहता हूं कि मैं इसको बेच दूं, तो मैंने सप्लाई लगाई। क्या लगाई? सप्लाई। कि मैं 100 शेयर बेचना चाहता हूं और अगर मुझे 12 रुपए मिलेंगे तो मैं बेचूंगा। ठीक है, दूसरी तरफ मान्या खरीदना चाहती थी, तो मान्या ने डिमांड लगाई। ये डिमांड स्क्रीन पर शो होती है, ठीक है बेटे। तो मान्या ने डिमांड लगाई कि मुझे 100 शेयर खरीदने हैं और ये किसी पर्टिकुलर कंपनी की बात कर रहे हैं हम, एट द रेट 10 रुपए 50 पैसे। ठीक है बेटे, थोड़ी देर बाद हमारा पेशेंस टूटा, मैंने रेट कर दिया 11.5 रुपए और मान्या भी कह रही है कि यार 10.5 में मिल नहीं रहा, तो चलो 11 रुपए में खरीदते हैं। ठीक है बेटे, हमारी सेटलमेंट हो ही नहीं पा रही है, फिर मेरा पेशेंस टूटा। थोड़ी देर बाद मैंने रेट कर दिया 11 रुपए 25 पैसे, मान्या ने भी रेट रख दिया 11 रुपए 25 पैसे, हमारी डीलिंग हो गई। ठीक है बेटे, अब शेयर आपका कितने का था पहले? 10। 10 रुपए का। अब शेयर की नई प्राइस हो गई है बेटा 11 रुपए 25 पैसे। इसी को बोलते हैं डिमांड सप्लाई फोर्सेस पर काम करना। समझ गए? ऐसे ही बढ़ते बढ़ते यस। मान लो कि 10 रुपए का जो शेयर है वो मार्केट में 120 रुपए का बिकने लगा। ठीक है, और अब कंपनी इशू लेकर आ रही है और कंपनी कह रही है कि 10 रुपए में एक शेयर बेचेंगे। तो लोग कहां से खरीदेंगे? प्राइमरी मार्केट से कि सेकेंडरी मार्केट से? मान लो कि कंपनी एफपीओ लेके आ रही है। एफपीओ जानते हो? दो तरह से इशू होता है, आईपीओ और एफपीओ। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। ये सब बीएसटी में पढ़ाएगी आपके टीचर। इनिशियल पब्लिक ऑफर क्या होता है कि पहली बार कंपनी पब्लिक से डील कर रही होती है। एफपीओ में पहले ही आपके शेयर्स इशू हुए होते हैं, वो शेयर मार्केट में बिक रहे होते हैं। ये वही वाली सिचुएशन है बेटे कि शेयर मार्केट में हमारा प्राइस 10 रुपए से बढ़कर कितना हो गया है? 120 रुपए। और अभी कंपनी आ गई अचानक कह रही है कि हम 10 रुपए के शेयर 10 रुपए में एक शेयर इशू करेंगे। तो यहाँ जो लोग डिमांड कर रहे थे ना, यहाँ पे ये लोग जो डिमांड कर रहे हैं, ये लोग अब यहाँ पर डिमांड नहीं करके यहाँ डिमांड करेंगे। कहां पर? प्राइमरी मार्केट के अंदर, हाँ या ना? तो यहाँ की डिमांड पे क्या होने वाला है बेटे? सेकेंडरी मार्केट की डिमांड पे? सर सेकेंडरी मार्केट की डिमांड तो गिर जाएगी।
हाँ गिरेगी, बिल्कुल गिरेगी, क्योंकि यहाँ के लोग अब खरीद नहीं रहे हैं। अब लोग कहाँ चले आए? दूसरी मार्केट में। तो यहाँ डिमांड कम हो गई। मार्केट का क्या हाल हुआ बेटा? सर मार्केट तो कोलैप्स हो गई ना कोलैप्स। यहां से यस प्राइस सर। आपका पी से P1 तक पहुंच गया। तो इससे बचने के लिए कंपनी क्या करेगी बेटे कि देखेगी कि रेट 120 रुपए है, तो कंपनी कहेगी 10 रुपए के शेयर और 110 रुपए प्रीमियम बराबर 120 रुपए आपका इशू प्राइस हो गया। क्या हो गया? 120 रुपए इशू प्राइस। अब क्या है कि आप यहां से खरीदिए तब भी 120 रुपए और यहां से खरीदिए तब भी 120 रुपए। आपको शेयर की वैल्यू में कोई चेंज नहीं मिलेगा। ठीक है। तो अब आप डिमांड वहां से कीजिए या यहां से कीजिए, प्राइस फ्लक्चुएशन नहीं है। इस केस में मार्केट स्टेबल रह जाएगी और कंपनी को अपनी गुडविल के बेसिस पर, क्योंकि ये जो शेयर्स खरीदे या बेचे गए हैं ये कंपनी की रेपुटेशन पर ही खरीदे बेचे गए हैं, जिसकी वजह से कंपनी के शेयर्स की वैल्यू 10 रुपए से बढ़कर कितनी हो गई है बेटे? 120 रुपए। तो गुडविल के लिए कंपनी को 110 रुपए फालतू कैश में मिल जाएगा और ये कंपनी लौटाती नहीं है। समझ गए? और पब्लिक का नुकसान इसलिए नहीं है क्योंकि 120 रुपए तो मार्केट में बिक ही नहीं रहा है, बिक रहा है ना। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप बेच दीजिए 120 रुपए के हिसाब से, आपका तो पैसा तो पूरा रिकवर हो जाएगा शेयर मार्केट से। समझ गए? तो इसलिए कंपनी शेयर्स को कैसे इशू करती है बेटे? प्रीमियम पर। इतनी बात क्लियर है सबको? सर प्राइमरी मार्केट क्या होता है? कौन सा प्राइमरी मार्केट? मार्केट के अंदर हम पहली बार शेयर पब्लिक के साथ शेयर कर रहे होते हैं, मतलब पहली बार इशू हो रहा होता है, फर्स्ट टाइम। ओके सर। ठीक है ना। कोई भी शेयर्स फ्रेश इशू जब होते हैं तो प्राइमरी मार्केट में होते हैं, यानी जब जब कंपनी पब्लिक से पैसा रेज करेगी वो प्राइमरी मार्केट में होगी। ठीक है। और जब जब वो स्टॉक एक्सचेंज से खरीद बिक्री करेंगी पब्लिक, तो वो क्या होगा? सेकेंडरी मार्केट। ओके सर। ठीक है जी। तो प्राइमरी मार्केट में आईपीओ और एफपीओ होता है। आईपीओ है इनिशियल पब्लिक ऑफर और एफपीओ होगा फर्दर पब्लिक ऑफर। समझ गए? और ये सिर्फ बेटा पब्लिक कंपनी कर सकती है ऑफर। पब्लिक ऑफर जो कर सकती है वो कौन कर सकती है? सिर्फ पब्लिक कंपनी। इसका मतलब होता है प्रोस्पेक्टस इशू करना। ठीक, सिर्फ पब्लिक कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है, प्राइवेट कंपनी को ये राइट्स नहीं दिए गए हैं, क्योंकि वो प्राइवेट है इसलिए पब्लिक से डायरेक्टली डील नहीं कर सकती है। इतनी बात क्लियर है? सवाल उठता हाँ है सर। Yes, sir. कि क्या सर शेयर्स को हम डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं? बोलो। क्या शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं? तो देख लीजिए भाई, बाद में मत कहिएगा सर आपने बताया नहीं। कंपनी कैन इशू शेयर्स एट par value, at par and at premium। ठीक है। बट, बहुत बड़ा बड़ा वाला बट, नो कंपनी कैन इशू इट शेयर्स एट डिस्काउंट। कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती है। ठीक है। इन्वेस्टर के प्रोटेक्शन के लिए ये रूल बनाया गया है। पहले डिस्काउंट पे इशू होता था। अभी जो हम एक्ट पढ़ रहे हैं बेटे ये है कंपनीज एक्ट 2013, है ना। कौन सा एक्ट है? कंपनीज एक्ट 2013।
इसके पहले जो हम एक्ट पढ़ते थे उसका नाम था कंपनीज एक्ट 1956। तो कंपनीज एक्ट 1956 को ओवरकम किया है किसने? कंपनीज एक्ट 2013 ने। 1956 के प्रोविजन के अकॉर्डिंग कंपनी अपने शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू कर सकती थी, ठीक है बेटे। लेकिन 2013 का जो एक्ट आया है इसने अबॉलिश कर दिया है उस रूल को। इसने कह दिया कि कोई भी कंपनी डिस्काउंट पर शेयर्स इशू नहीं कर सकती है, ठीक है। और जैसे ही कंपनीज एक्ट 2013 मार्केट में आई, जो आपका कंपनीज एक्ट 1956 था ये नल एंड वॉइड हो गया, मतलब इसकी कोई वैल्यू नहीं रह गई। क्लियर है बेटे? तो कोई भी कंपनी अब 1956 के रूल्स फॉलो नहीं करेगी। किसके रूल फॉलो करेगी? 2013। कंपनीज एक्ट 2013 की, ठीक है ना। तो 1956 अब अबॉलिश हो गया। और इसके अलावा और जितने बिजनेस लॉ थे इंडिया के अंदर, जैसे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट हो गया, ज्वाइंट हिंदू फैमिली एक्ट हो गया, आपका सोल प्रोप्राइटरशिप एक्ट हो गया, इन सारे बिजनेसेस के रूल को ओवरकम कर लिया है इसने कंपनीज एक्ट 2013 ने। अब पार्टनरशिप भी कंपनीज एक्ट 2013 ही गवर्न करती है। इसीलिए आपको बताया था उसमें कि 50 मेंबर और 100 मेंबर का कंसेप्ट बताया था ना पार्टनरशिप के अंदर, यस याद सर। है कि 50 कब होते हैं और 100 कब हो गया था, और 100 कब था और 50 कब कर दिया गया। वो कंसेप्ट भी कंपनीज एक्ट ने अपने अंदर ले लिया, यानी पार्टनरशिप एक्ट भी कंपनीज एक्ट के अंदर हो गई। अदरवाइज हम पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग बात करें तो 10 मेंबर चाहिए नॉन बैंकिंग में, और बैंकिंग में 20 मेंबर। याद है या उल्टा था? तो कंपनीज एक्ट ने जितने भी बिजनेस एक्ट थे इंडिया के अंदर, वो सबको, जितने भी मर्केंटाइल एक्ट थे सबको ओवरकम करके अपने अंडर ले लिया है, ठीक है बेटे। वरना ये लॉज जो हैं, जैसे पार्टनरशिप एक्ट हो गया या बाकी सारे एक्ट्स हैं, ये बहुत पुराने एक्ट्स हैं। अब पार्टनरशिप एक्ट 1932 में बनी थी अंग्रेजों के टाइम। बनाने वाले अभी जिंदा भी नहीं होंगे, लेकिन अभी तक लॉ चल रहा है। एक एक्ट है इंडियन पिनल कोड 1908, मतलब वो पिनल कोड 1908 में बनी थी और अभी तक चल रही है। 1908 एक्ट में अगर कोई क्राइम होता होगा तो आज की डेट में वो क्राइम होता है क्या? बहुत हाईटेक टेक्नोलॉजी आ गई है, बहुत सारी चीजें आ गई है ना। तो 1908 का पिनल कोड अभी भी चल रहा है, उसी के तहत अभी भी सजा मिलती है इंडिया में। थोड़े बहुत अमेंडमेंट्स आते रहते हैं उसके अंदर, चेंजेस मतलब। चलो टॉपिक पे लौटते हैं। तो कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती है, ठीक है बेटे। बात समझ में आई? यस सर। चलो तो इतनी स्लाइड सेव कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। इस एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा वेटेज इसी चैप्टर की है, 12 मार्क्स। चलिए बेटे, अब जब आप शेयर्स इशू करते हैं तो शेयर सब्सक्राइब होता है, बोलते हैं हम सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। अगर मैं बोल रहा हूं सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, इसका मतलब ये है कि कितने पब्लिक ने कितना मेरे पास मेरे शेयर को सब्सक्राइब किया, यानी कि कितना पब्लिक मेरे पास सपोर्ट करने आई। तो आपके शेयर्स बेटा तीन तरह से सब्सक्राइब हो सकते हैं। कैसे कैसे? शेयर सब्सक्राइब होने के लिए आपके पास तीन ऑप्शंस हैं। मतलब जब भी आप इशू करोगे तो आपका शेयर जो है हो सकता है ओवर सब्सक्राइब हो सकता है बेटा अंडर सब्सक्राइब हो, या हो सकता है फुल सब्सक्राइब हो। समझ गए? नहीं समझे? चलो आओ। आप जब भी शेयर्स इशू करेंगे तो बेटा तीन ऑर्गेनाइजेशन है, एक है आरओसी, एक है सेबी, और एक आपका स्टॉक एक्सचेंज। तीन लोगों से आपको परमिशन लेनी होती है, कोई भी मना कर देगा आप शेयर्स इशू नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप 10,000 शेयर इशू करने के लिए परमिशन लेकर आए थे कि सर हम 10,000 शेयर इशू करना चाहते हैं।
ठीक है बेटे। तो अगर आपके पास एप्लीकेशन 10,000 की आई है, कितने की? 10,000 की आई है, तो आप कह रहे हो कि सर हमारा शेयर फुल्ली सब्सक्राइब है। क्या है? फुल्ली सब्सक्राइब। ठीक है बेटे। अगर आपके पास एप्लीकेशन 10,000 से कम आई है, तो इसका मतलब आपका शेयर क्या हो गया बेटे? अंडर सब्सक्राइब हो गया। यानी कि एप्लीकेशन जो आया वो 10,000 से कम आया है, 10,000 ज्यादा अमाउंट है उससे। और अगर आपके पास एप्लीकेशन कितना आ जाए बेटे? मोर देन 10,000 आ जाए, तो आप कहोगे कि हमारा इशू जो है वो क्या है? ओवर सब्सक्राइब है। ठीक है। तो हमारे शेयर तीन तरह से सब्सक्राइब होते हैं। कैसे कैसे? ओवर सब्सक्राइब, अंडर सब्सक्राइब और फुल्ली सब्सक्राइब। बात क्लियर है? बोलो। यस सर। तो Yes, sir. तीनों के अंदर अलग अलग प्रोविजंस होते हैं। क्योंकि आप परमिशन लेकर 10,000 की आए हो आरओसी से। आरओसी जानते हो क्या होता है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। अगर किसी को फुल फॉर्म लिखनी है तो लिख लो, आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। से भी तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, सिक्योरिटी एक्सचेंज यस बोर्ड सर। ऑफ इंडिया। और स्टॉक एक्सचेंज के बारे में भी थोड़ी देर पहले बताया मैंने कि सेकेंडरी मार्केट होती है, और इसके अंदर हमें लिस्ट कराने होते हैं अपने शेयर्स। तो पहले परमिशन लोगे ना कि सर हम आपके यहाँ बेचना चाहते हैं, तो पहले आपको स्टॉक एक्सचेंज से परमिशन लेनी पड़ेगी। और वो भी मैंने बता दिया कि हमारा नेशन वाइज टर्मिनल होता है। तो किसी एक नेशन वाइज टर्मिनल के अंदर आपको कम से कम काम, मतलब अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा किसी भी एक में। बाकी जगह कराएं या ना कराएं, दोनों जगह कराना तो दोनों जगह करा लीजिए, लेकिन लगेगी उसकी फीस। तो आपको अपने शेयर्स को बेचने और खरीदने का खर्चा भी देखना है। ठीक है बेटे। देखो अब ध्यान से, फुल्ली सब्सक्राइब है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए आपके अपने 10,000 कमरे बनाए। मान लो आपके घर में शादी है और आपने शादी के अंदर 10,000 कमरे बुक किए हैं अपने गेस्ट के लिए, और आपके पास 10,000 गेस्ट ही आए हैं, तो सबको एक एक कमरा दे दो, का काम हो जाएगा, है ना? ज्यादा हो गया तो क्या कर सकते हो? ओवर सब्सक्राइब हो गया तो दो ऑप्शन है। एक जो एक्सेस है, उसे हम रिजेक्ट कर दें। ठीक है। और एक होता है कि हम प्रोरेटा बेसिस पर अलॉटमेंट कर दें। मान लीजिए कि आपके पास 15,000 की एप्लीकेशन आ गई और आपने इशू 10,000 किए थे, तो 15,000 लोगों को 10,000 कमरों में एडजस्ट करना। कैसे करोगे एडजस्ट? 15 लोगों को 10 कमरों में, यही रेशो बनेगा। यानी कि 3 लोगों को 2 कमरों में एडजस्ट करोगे आप। समझ गए? इसी को बोलते हैं हम प्रो रेटा बेसिस। हम अपने शेयर्स को प्रोपोर्शनेट बेसिस पर अलॉट करेंगे। ठीक है बेटे। या दो ऑप्शन है, एक्सेस जितना आया है उसे रिजेक्ट करके काम खत्म करो, अदरवाइज आप प्रो रेटा अलॉटमेंट कर लो। बात समझ में आ रही है? एक ऑप्शन ये भी है कि आप दोनों ही मिक्स कर सकते हो, कि आपके जो गेस्ट आए हैं उसमें कुछ ऐसे हैं जो बिन बुलाए आए हैं, तो जो बिन बुलाए आए हैं उनको भगा दो। ठीक है। तो कुछ आप रिजेक्ट कर सकते हो और कुछ पर प्रोरेटा लगा सकते हो। मान लीजिए कि 10 का 15 आया था ना यहाँ पे, तो 10 के 15 में मैं क्या करता हूं कि 2,000 लौटा देता हूं। तो 2,000 को मैंने कह दिया कि भैया हम आपको शेयर्स नहीं दे रहे। अब बच कितने गए बेटे? 13। तो 13,000 पर मैंने प्रोरेटा लगा दिया, 13,000 पे 10,000। हमेशा याद रखना, प्रोरेटा तभी लगेगा जब अप्लाइड शेयर्स आप ज्यादा लोगे। अगर आप सारा रिजेक्ट कर दोगे तो फिर प्रोरेटा नहीं लगेगा। मतलब 15 की एप्लीकेशन आई और 5 रिजेक्ट कर दिए, अब तो आपके पास 10,000 गेस्ट ही